Good morning, everyone. My name is Mika Dayani, and I am your science teacher. We are going to start chapter number 15, Air Around Us. But before that, let us pray for a while. So please join your hands, close your eyes, and chant the mantra. Okay, come back. Let us start our chapter, Air Around Us. See, all the living things require air. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सबको एयर की ज़रूरत है ना? बट क्या आपने कभी एयर को देखा है? हैव यू सीन एयर? एवर हैव यू सीन इट? You might not have seen the air, but surely you must have felt its presence in so many ways. है ना? हमने कभी एयर को देखा नहीं होगा, पर ऐसे बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस होंगे जहाँ पे हमने एयर की प्रेजेंस को फील किया होगा. जैसे कि आपने नोटिस किया होगा लीव्स जो हैं ट्रीज की दैट स्टार्ट रसलिंग एंड द क्लोथ्स हैंगिंग ऑन अ क्लोथ लाइन स्वे. Pages of an open book begins fluttering when the fan is switched on. जैसे ही आप फैन को ऑन करोगे पेजेस ऐसे ऐसे होने लगेंगे, फ्लटर करने लगेंगे. The moving of the air makes it possible for you to fly your kite. हवा होती है तो ही काइट फ्लाई करती है, तो हवा की वजह से ही काइट भी फ्लाई करती है ना? And all the wind that blows at a very high speed, वो का क्या होता है, उसको स्ट्रॉम बोला जाता है ना? अगर बहुत हाई स्पीड पे क्या होता है, हवा चलती है तो इट में इवन अपरूट द ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप्स. बहुत बार ऐसा होगा कि वो ट्रीज को अपरूट कर देगी और जितने भी रूफ टॉप्स हैं उनको ब्लो कर देगी, है ना? आपने ये भी देखा होगा वेदरकॉक. वेदरकॉक क्या दिखाता है? डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट दैट पर्टिकुलर प्लेस. वो उस डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में एयर मूव कर रही है. ठीक है, तो ये हमने हमारे आसपास की एयर की प्रेजेंस का देख लिया. उसके बाद वो छोटी छोटी फिरकियाँ भी आती हैं. पतंग के साथ उड़ाते हैं वो नहीं, वो ऐसे सर्कल वाली होती हैं, हवा के बाद ऐसे गोल गोल घूमती हैं विंड मिल की तरह. आप पेज नंबर 147 पे फिगर 15.1 में देख सकते हो, है ना? ऐसी बहुत सारी अलग अलग ऐसी फिरकी बना सकते हैं जिसकी वजह से भी आपको हवा की डायरेक्शन पता चल जाएगी, हवा की डायरेक्शन हमें पता चलेगी, है ना? Now see, air is present everywhere around us, no? So let us do an activity to prove that. What you are supposed to do, take an empty glass bottle. आपको एक खाली एम्प्टी ग्लास बॉटल लेनी है ना, खाली ग्लास की बॉटल लेनी है ऐसे ट्रांसपेरेंट वाली. क्या एक्चुअल में ये बॉटल खाली है कि इसके अंदर कुछ है, वो हम एक्टिविटी ख़त्म करेंगे ना तब हमें पता चल जाएगा. अभी क्या करना है, डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनटू द बकेट फिल्ड विथ वाटर. जिस तरफ का बॉटल का मुंह खुला है ना उसको बकेट के अंदर डाल दो. ऐसे पानी भरा हुआ है, नीचे देखो कंटेनर है उसमें पानी भरा है, उसमें हम क्या करेंगे, वो बॉटल को अंदर डाल देंगे. आपने देखा कुछ हुआ? नहीं हुआ. अभी क्या करो, स्लाइटली टिल्ट करो बॉटल को. तो जैसे टिल्ट मतलब थोड़ा सा टेढ़ा करो. तो जैसे ही आपने बॉटल को टिल्ट किया, you will be able to see that bubbles are coming out of the bottle. बबल्स निकल रहे हैं बॉटल में से बाहर. और जैसे ही बबल्स बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, वाटर जो है वो बॉटल के अंदर फिल हो जाएगा. तो देखो ऐसे एयर बाहर जा रही है और वाटर अंदर जा रहा है. जब हमने सीधी अपसाइड डाउन बॉटल करके करी थी, ऐसे टिल्ट नहीं किया था, है ना, एकदम स्ट्रेट अंदर जाने दी थी, तभी कुछ हुआ था? नहीं हुआ था. इसका मतलब क्या है कि एयर होती है बॉटल के अंदर. एम्प्टी बॉटल एक्चुअल में एम्प्टी नहीं होती, उसके अंदर एयर होती है. Or bottle was not empty at all. In fact, it was filled completely with the air even when you turned it upside down. That is why you notice that the water does not enter the bottle when it is pushed in an inverted position, as there was no space for the air to escape. जब हमने सीधा उसको अंदर डाला था तभी पानी क्यों नहीं गया बॉटल के अंदर? क्योंकि तभी बॉटल में जितनी भी एयर है उसको बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं था. इसके लिए when the bottle was tilted, the air was able to come out in the form of bubbles. जैसे ही हमने टिल्ट की बॉटल को तो एयर है वो बबल के फॉर्म में बाहर आने लगी.
and the water filled up the empty space that the air has occupied. Clear this much? तो इसका मतलब क्या हो गया कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ये एयर की एक प्रॉपर्टी हो गई क्या कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। दूसरा, एयर हैज़ नो कलर, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड एयर हैज़ नो कलर, इट इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अभी our earth is surrounded by a thin layer of air. This layer extends up to many kilometers above the surface of the earth. देखो हमारी अर्थ है, उसके आसपास एक थिन लेयर है जो बहुत किलोमीटर्स तक जा रही है। तो ये जो थिन लेयर है which extends up to many kilometers above the surface of the earth, this is called as atmosphere. इसको क्या बोला जाता है? Atmosphere. So our earth is surrounded by a thin layer of air. This layer extends up to many kilometers above the surface of the earth and is called atmosphere. आपने देखा होगा बहुत बार माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम while climbing high mountains. Why do they carry? Because as they go high up in the mountain, oxygen level reduces. देखो mountaineers carry oxygen cylinders with them as they are going up high and high. The level of the oxygen reduces. That is the reason they carry oxygen cylinders with them. What is air made up of? Air किससे बनी हुई है? So air is a mixture of many gases. It is a mixture of oxygen, nitrogen, carbon dioxide, water vapor and dust and smoke. Okay, let us learn one by one. Water vapor. The air contains water vapor. We have also seen that when the air comes in contact with a cool surface, it condenses and the drops of water appear on the cooled surfaces. The presence of water vapor in air is important for the water cycle in nature. क्या बोल रहे हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, है ना? आई गेस 14 चैप्टर में ही हमने ये डिस्कस किया था कि एयर जो है उसमें वाटर वेपर भी है ना। अभी जैसे ही एयर जो है वो कूल सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ जाएगी तो उसके आसपास में जो भी एयर है ना, जो कांटेक्ट में आई कूल सरफेस के, ठंडी सरफेस के, तो वहाँ पे कंडेंसेशन की प्रोसेस हो जाएगी और वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि एक्टिविटी के साथ एक ग्लास लीजिए, है ना, ठंडे पानी का ग्लास लीजिए जिसमें बर्फ़ है। तो देखो ये ग्लास के आसपास में एयर तो प्रेजेंट होगी, देखो दिख रहा है यहाँ पे एयर। अभी ये एयर जो है वो कहाँ आ गई? ग्लास कैसा है? ठंडा है, मतलब ठंडे एटमॉस्फेयर के आसपास में आ गई। अभी जैसे ही हम सबको पता है जैसे ही एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाएगा तो वाटर वेपर जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाटर, आइस कोल्ड वाटर जो है वो कन्वर्ट होके क्या कर रहा है? वाटर ड्रॉपलेट्स, देखो तो ग्लास के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे थोड़े समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, है ना। सो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। ओके, देखो ऐसे वाटर वेपर प्रेजेंट है। क्लियर? आई गेस सबको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। अभी दूसरा लर्न करते हैं एयर के मिक्सचर का दूसरा कंपोनेंट जो कि है ऑक्सीजन। उसके लिए भी एक एक्टिविटी करते हैं हम। हमें क्या करना है? टेक 2 स्मॉल कैंडल्स ऑफ द सेम साइज, है ना, और उसको ऐसे 2 कंटेनर्स के बीच में लगा दो और कंटेनर्स के अंदर पानी है, ठीक है। और उस कैंडल्स को हमें लाइट करना है, मतलब कैंडल लाइटेड होनी चाहिए। फिर दोनों कैंडल्स को हम कवर कर लेंगे इन्वर्ट करके, ग्लासेस को इन्वर्ट करके कवर कर देंगे। अभी ग्लासेस की साइज़ कैसी है? एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी हम सबको पता है कि ग्लास के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, जैसे बॉटल के अंदर था। अभी धीरे धीरे ऑक्सीजन यूज़ करके कैंडल्स क्या हो रही हैं? बर्न हो रही हैं, लाइट हो रही हैं। पर फिर जैसे ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा तो वो ब्लो आउट हो जाएंगे। अभी ये ग्लास छोटा था इसीलिए इसमें ऑक्सीजन कम था बड़े वाले की कंपैरिजन से, इसीलिए ये पहले ब्लो हो गया और थोड़ी देर के बाद दूसरा भी ब्लू हो जाएगा, है ना। पर ऑक्सीजन के अलावा दूसरा कंपोनेंट भी एयर का प्रेजेंट होता ही है ग्लास में, जो कि है नाइट्रोजन। पर नाइट्रोजन बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता, है ना।
नाइट्रोजन बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ ऑक्सीजन करता है। समझ में आई एक्टिविटी? चलो एक और बार देख लेते हैं। What you are supposed to do, fix 2 candles of the same size in the middle of 2 shallow containers. Now fill the containers with some water. Light the candles and then cover each one of them with an inverted glass, one much taller than the other. And then you are supposed to observe. मैंने पूरा ये एक्सप्लेन किया आपको यहाँ पे गैसेस का और उन सब का। इसमें आपको ये तो ऑब्जर्व हो गया कि ऑक्सीजन है वो बर्निंग में सपोर्ट करता है, नाइट्रोजन नहीं करता। बट यू आर ऑल्सो सपोज टू सी द वाटर लेवल। वाटर लेवल जो पानी का हमने भरा था ना कंटेनर में पानी, उसका लेवल क्या होगा, वो फिर अंदर चला जाएगा। देखो वापस से देखते हैं पानी के लेवल के बारे में, है ना। तो पहले क्या था, बर्निंग कैन अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। So one component of air is oxygen. The amount of air and hence its oxygen component inside the glass is limited. Oxygen limited है, इसीलिए जितना भी ऑक्सीजन था उतना बर्निंग कैंडल ने यूज़ कर लिया। अभी वो बर्न नहीं करेगी और ब्लो हो जाएगी। फिर क्या होगा, वाटर राइजेस अप इन द ग्लास वंस द कैंडल ब्लोज आउट। यू कैन सी हियर वाटर लेवल देखो, कैंडल बर्न है तभी और कैंडल ऑफ हो गई तभी वाटर लेवल इंक्रीज हो गया। ऑब्जर्व द वाटर लेवल, सी नाउ सी द अनदर ग्लास। यहाँ पे भी अभी क्या हो गया, ब्लो आउट हो गया और यहाँ पे देखो वाटर लेवल इंक्रीज हो गया। समझ में आ रहा है ग्लास के अंदर? पर आपको ये ध्यान रखना है कि राइज इन द वाटर लेवल इज नॉट एसोसिएटेड विद द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज इन द बर्निंग कैंडल, है ना। डोंट से कि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा था इसीलिए लेवल इंक्रीज हुआ एंड ऑल, दैट इज़ नॉट सो। ओके, नाउ लेट अस लर्न समथिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन did, water vapor did, oxygen did. 3 components we have learned. Last 2 are remaining, that is carbon dioxide, dust and smoke. So carbon dioxide करते हैं। You can see that in a closed room, if there is some material that is burning, we feel suffocated. This is due to the excess of carbon dioxide that is accumulating in the room as the burning continues. क्या हो रहा है, एक बंद कमरे में अगर कोई चीज़ जल रही है, बर्न हो रही है, तो बंद कमरा है तो हमें सफोकेशन होने लगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे एक्यूमुलेट इकट्ठा होने लगेगा जैसे जैसे बर्निंग कंटिन्यू होगी, है ना। So in a closed room, if there is some material that is burning, you may have felt suffocation. This is due to the excess of carbon dioxide that may be accumulating in the room as the burning continues. Now, carbon dioxide makes up a small component of air around us. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक छोटा सा कंपोनेंट है एयर का हमारे आसपास में। क्या होता है, देखो प्लांट्स एंड एनिमल्स भी यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए। तो ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, देखो दोनों प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स, एंड देन दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। यू कैन सी ऑक्सीजन आया और अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है ना। एंड ऑल्सो प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम oxygen and produces mainly carbon dioxide, that is true, but there are few other gases also which are produced during burning, है ना। तो ये जो ऑक्सीजन यूज जब हुआ बर्न होने के लिए तो उससे स्मोक प्रोड्यूस हुआ। बोला ना कार्बन डाइऑक्साइड और फ्यू अदर गैसेस होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ये रहा हुआ, बट फ्यू अदर थिंग्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इट एंड दैट इज डस्ट एंड स्मोक। ओके, नाउ smoke contains few gases and fine dust particles and is often harmful. बहुत harmful होता है बहुत बार. That is why you see long chimneys in the factories. This takes the harmful smoke and gases away from our noses. जैसे जैसे आप फ्यूल को बर्न कर रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है, देखो डस्ट पार्टिकल्स और बहुत सारे गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो हमारे लिए हार्मफुल है वो रिलीज़ हो रहे हैं, है ना। तो इस स्मोक में बहुत सारे गैसेस होंगे और डस्ट पार्टिकल्स होंगे। ये डस्ट पार्टिकल्स हार्मफुल होते हैं, स्मोक हार्मफुल होती है। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी चिमनीज़ होती हैं फैक्ट्रीज़ में, जिसकी वजह से हमारे नाक से हम ये हार्मफुल गैसेस दूर जाने देते हैं। पर हमसे तो हम दूर ले लेते हैं, बट दिस डस्ट पार्टिकल्स
गेट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई। जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं हम उनके नज़दीक लेके आ जाते हैं वो सारा हार्मफुल गैस। डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो एयर में हर जगह प्रेजेंट होते हैं। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर। समझ में आया यहाँ तक सबको? Next, we'll continue in the next session. Till that, stay happy, stay healthy, learn well, eat well. Thank you so much.